गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। स्वागत है। कल हम लोग जो श्लोक पढ़े हैं, कौन सा श्लोक? एक एक 15 से लेके 15, 16, 14, 15, 16 ये तीनों श्लोक, इसका थोड़ा पढ़ लेते हैं कि मध्याह्न छाया से हम लोगों को क्या निकालना है ना, नतांश, नतज्या, नतज्या से नतांश, और उस नतांश से अक्षज्या, अक्षज्या से पलभा। इतना हम लोगों को निकालने के लिए इस एक श्लोक में बताते हैं। तो अक्षांश लंबांश निकालना, हमारे पास यदि अक्षज्या प्राप्त हो जाता है, ज्या से हम लोग चाप साधन करते हैं, चापानयन से अक्षांश प्राप्त हो जाता है, और 90 से अक्षांश को घटाते हैं तो लंबांश हम लोगों को प्राप्त होता है। एवं विषुवत प्रभा मतलब पलभा, पलभा हमेशा हम लोग, हमारे पास यदि अक्षांश है तभी हम लोग पलभा ज्ञान कर सकते हैं क्रमशः, उसमें कोई संदेह नहीं है। कोई भी एक मान हमारे पास होने से दूसरे का मान हम लोग निकाल सकते हैं, इसी से हम लोगों को पता चल रहा है। क्योंकि साजात्य हो जाता है त्रिभुज में, जब त्रिज्या व कोई समकोणी त्रिभुज, हम लोग दो समकोणी त्रिभुज में आपस में संबंध बनाते हैं, वो साजात्य होने के कारण निश्चित रूप में एक का मान हम लोगों को पता है तो दूसरे का मान हम लोग क्रमशः निकाल सकते हैं। वही सिद्धांत यहाँ त्रिप्रश्नाधिकार में सूर्यांश पुरुष मह महासुर को कह रहे हैं, प्रतिपादन कर रहे हैं। इसका थोड़ा सा उपपत्ति हम लोगों को देखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा गोलीय क्षेत्र का जो सिद्धांत है उसको उपपत्ति से समझा जाता है। क्या है इसमें, क्या कहते हैं? अत्र यदि अपि छायावशात् साधिताः नतांशाः पृष्ठ्या भवन्ति। जितना हम लोग नतांश निकालते, कक्षा में हम लोग भी पढ़े हैं, नतांश मतलब जैसे कोई एक ग्रह जिस वृत्त में, जैसे हम लोग कल यह ज्ञान कर रहे थे, याम्योत्तर वृत्त का लंघन काल जो होता है वह मध्याह्न होता है। हमेशा प्रत्येक दिन सूर्य हमारे याम्योत्तर वृत्त को लंघन करता है, याम्योत्तर वृत्त में विद्यमान होता है, तब जाके हमारा मध्याह्न हो जाता है। तो खमध्य से ग्रह जितना झुकी हुई है उसको नतांश कहा जाता है। तो यह एक क्षितिज है, क्षितिज में जो व्यक्ति जहां खड़ा है उसके ठीक सिर के ऊपर क्या होता है, उसका खमध्य होता है। और सूर्य यदि यहाँ विद्यमान है, सूर्य विद्यमान होने के कारण याम्योत्तर वृत्त हम लोग इसको यदि समझे याम्योत्तर वृत्त के रूप में, तो खमध्य से जितना झुकी हुई है उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, नतांश कहते हैं। लेकिन यह नतांश जो है वो पृथ्वी के ऊपर पृष्ठीय नतांश के रूप में प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है ना, पृष्ठ में ही प्राप्त हो जाता है। नाम ऐसे कहीं इधर उधर हो रहा है। जो व्यक्ति जहां खड़ा है उसी के अनुसार वहां क्या होगा, वह शंकु का जो छाया हम लोग निकाल रहे हैं वो पृष्ठीय गर्भीय नहीं है। गर्भ हमेशा मध्य में, गोल के केंद्र में गर्भ विद्यमान होता है, और पृष्ठ कहाँ होता है, ऊपर। हम लोग शंकु कहाँ बनाते हैं, पृष्ठ के, क्षितिज पृष्ठ के ऊपर बनाते हैं। उसी से यदि सूर्य यहाँ विद्यमान है तो सूर्य के अनुरूप छाया क्या होगा, ऐसे ही गिरेगी। तो यहाँ जितना हम लोगों को इस कोण का मान प्राप्त होगा वह नतांश कोण होगा, और उस नतांश का जो ज्या होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं ना, नतज्या अथवा दृग्ज्या कहते हैं। नतांशस्य ज्या दृग्ज्या, दृग्ज्या मतलब दृष्टि संबंधित ज्या। इसीलिए यहाँ उपपत्ति में कहते हैं अत्र यदि अपि छायावशात, छायावशात मतलब संकुच छाया से, साधित नतांशा, साधित किया गया नतांश जो है
वो पृष्ठीया भवंती, पृष्ठीय नतांश हम लोगों को प्राप्त होता है। छाया क्षेत्रस्य पृष्ठ क्षितिज एव समुत्पत्तित्वात्। छाया छाया क्षेत्र जो बनते हैं वो कहाँ, गर्भ में बनते हैं क्या? भूगर्भ में तो नहीं बनेंगे, क्योंकि जितना छाया क्षेत्र बनेंगे वो पृथ्वी के पृष्ठ के ऊपर बनेंगे। तो इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है छाया क्षेत्रस्य पृष्ठ क्षितिज एव समुत्पत्तित्वात् क्षेत्रयोस्तत्रैव साजात्य दर्शनाच्च। यहाँ दोनों क्षेत्रयोः, तो एक गर्भीय क्षेत्र आप बना दीजिए और दूसरा एक पृष्ठीय क्षेत्र बनाइए, दोनों में क्या हो जाएगा, साजात्य हो जाएगा। जैसे मैं एक गर्भ में सूत्र खींच लूं तो जो पृष्ठ में हमारा एक त्रिभुज, समकोणी त्रिभुज बनेगा, वैसे ही यदि एक गर्भीय सूर्य और दूसरा पृष्ठीय सूर्य के रूप में ग्रहण करेंगे, गर्भीय क्षेत्र जो होगा पृष्ठीय क्षेत्र भी वही होगा। तो उन दोनों में क्या हो जाता है, साजात्य मतलब समजाति हो जाती है। ततः पृष्ठीय नतांशेषु लंबन संस्कारेण गर्भीय नतांशा भवितुम अर्हति। ये लंबन की बात जो कहा जा रहा है, वहां हम लोग जब चंद्र ग्रहणाधिकार पढ़ेंगे उसमें आपको लंबन की चर्चा होगी। सूर्य ग्रहणाधिकार में, सूर्य ग्रहणाधिकार में गर्भीय पृष्ठीय क्षेत्रयोः एक तो पूर्वापर अंतर है और दूसरा याम्योत्तर अंतर। जो पूर्वापर अंतर है उसको लंबन कहा जाता है। गर्भग्रह और पृष्ठग्रह उन दोनों का जो पूर्व पश्चिम अंतर है उसको लंबन कहा जाता है। वो लंबन का प्रयोजन कहाँ है ना, सूर्य ग्रहणाधिकार में हम लोग अच्छे से बारीकी से इसको समझेंगे। लेकिन इसमें क्या कहते हैं ना, जो ततः पृष्ठीय नतांशेषु लंबन संस्कारेण गर्भीय नतांश भवितुम अर्हति। जब हम लोग पृष्ठीय नतांश में लंबन का संस्कार करेंगे तब जाके वह क्या होगा ना, गर्भीय नतांश के रूप में हम लोगों को प्राप्त होगा। कहाँ का विषय यह है ना, सूर्य ग्रहणाधिकार का है। क्योंकि वहां आप आगे जाके पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण सार्वभौमिक ग्रहण नहीं है। सभी जगह एक जैसा हम लोगों को सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देता है। किसी किसी स्थान में सूर्य ग्रहण का अनुभव होता है, कहीं खंडक ग्रहण, कहीं थोड़ा सा खंडक ग्रहण से ज्यादा दिखाई देता है, कहीं अंकुश मात्र ही दिखाई देता है, कहीं कहीं बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण कभी भी सार्वभौमिक ग्रहण नहीं है। हर पृष्ठ के हिसाब से वो भिन्न भिन्न हम लोगों को दृश्यमान होता है। इस कारण से वहां लंबन की प्रयोजन है। लंबन यदि हम लोग पृष्ठीय नतांश में लंबन का संस्कार करेंगे तब जाके वह क्या होता है, गर्भीय नतांश होता है। याद रखना है किसमें ना, पृष्ठीय नतांश में लंबन संस्कार करेंगे तो वह गर्भीय नतांश होगा। एक ही वाक्य है यह। लेकिन यहाँ क्या करना है, परंतु लंबनस्य परम अल्पत्वात्, लंबन जो मान होगा प्रतिदिन हम लोग यदि छाया से, छाया में गर्भ पृष्ठीय निकालेंगे, उसमें लंबन संस्कार करेंगे, उसके बाद जाके गर्भीय नतांश निकालेंगे, उसके बाद जाके गणित करेंगे, तभी ये बड़ा क्या होगा, हमेशा लेंदी प्रोसेसिंग होगी। उसको सटीक करने के लिए ये कहते हैं परंतु लंबनस्य परम अल्पत्वात् लोकानाम अनुकंपया भगवता गर्भीय पृष्ठीय नतांशयोः अभेदम उरुरीकृत्य। उन दोनों की ज्यादा अभेद नहीं है, उसको चिंतन करते हुए उरुरीकृत्य त्रिज्या पृष्ठ दृक्सूत्रयोश्च स्वल्पांतरात्। तो त्रिज्या एवं पृष्ठ दृक्सूत्र, पृष्ठीय जो दृक्सूत्र है उन दोनों की जो अंतर है स्वल्पांतर, अल्प अंतर होने के कारण सम्यक अंगीकृत्य क्षेत्र साजात्यो उपपत्त्या नतांशाः साधिताः। मतलब यहाँ जो भी संकुच छाया से, पृष्ठ में संकुच छाया से हम लोगों को जितना नतांश प्राप्त हो जाएगा उसी को ही ग्रहण कर चुके हैं इस सूत्र में, जो हम लोग कल सूत्र पढ़े थे नतांश का। वहां लंबन की संस्कार करने की प्रयोजन नहीं बताया गया है। तो उससे क्या होता है,
मध्य छाया भुज द्वादशांगुल शंकु कोटि भुज कोटि वर्गयो योग मूलम छाया कर्ण। हम लोग जानते हैं हमेशा कभी भी कोई शंकु और शंकु का जितना हम लोगों को छाया प्राप्त होता है, और छाया अग्र से, ये जैसे ये हो गया छाया, और इस छाया को भुज हम लोग मानते हैं। छाया अग्र से शंकु अग्र तक जो होगा वह छाया कर्ण होगा। हमेशा छाया कर्ण निकालने की जो विधि है, क्या करते हैं ना, यह शंकु हो जाता है। तो शंकु स्क्वायर, शंकु स्क्वायर में क्या करते हैं ना, जोड़ देते हैं छाया का, छाया वर्ग को जोड़ के वर्गमूल लेते हैं, तो भुज कोटि वर्गयोर योग मूलम छाया कर्ण भवति। इससे क्या प्राप्त होता है ना, छाया कर्ण प्राप्त होता है। यह प्रसंग हमेशा हम लोग समझे हैं, समझ रहे हैं बात को। उसके बाद क्या कहते हैं ना, आप जो याम्योत्तर लंघन काल की चिंतन कर रहे हैं, मध्याह्न की चिंतन कर रहे हैं, मध्याह्न काल में शंकु छाया आप जो निकाल रहे हैं, शंकु का छाया जो निकाल रहे हैं वह मध्याह्न काल में निकाल रहे हैं। तभी मध्याह्न काल में निकालेंगे तो ख स्वस्तिकात रवि केंद्रावधि दृक्मंडलानुरूपम याम्योत्तर वृत्तीय चापस्य या ज्या ज्या सा नतांश ज्या दृग्ज्या तन्मिता भुजः महाशंकु कोटि। क्या होता है महाशंकु, क्या है महाशंकु की परिभाषा किसी को पता? हाँ, जब ग्रह याम्योत्तर वृत्त में होता है, आप मैं यहाँ खमध्य से एक सूत्र खींच लिया हूं, उसको इधर खमध्य, उधर इधर खमध्य में लेंगे, क्या कह रहे हैं? हाँ, मध्य शंकु इसी को कहेंगे, सही कह रहे हो। जब सूर्य याम्योत्तर वृत्त में होता है तब उस जो आप शंकु ले रहे हैं, बा उन्नतांशस्य ज्या शंकु, कल भी हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है यहां, ये क्या हो जाएगा, गर्भ तक एक कर्ण हो जाएगा, इसको भूगर्भ से लेके सूर्य तक ये क्या हो जाएगी, रवि कर्ण होगी, व इसको हम लोग त्रिज्या भी कह सकते हैं, होगा ना, त्रिज्या होगा। तो इसको आप सोच लीजिए, ये पूरा पूरा एक जो सूत्र हम लोग खींचे हैं, इसको आप क्षितिज सोच लीजिए। ये क्षितिज होगा तो इस बिंदु से क्षितिज एवं याम्योत्तर वृत्त की जो संपात बिंदु है वह समस्थान है ना, इस बिंदु को आप क्या कहेंगे ना, समस्थान कहेंगे। क्योंकि अभी वर्तमान हमारा ग्रह कहाँ है ना, याम्योत्तर वृत्त में हम लोग मान रहे हैं मध्याह्न काल में। तब क्या होगा, आप समस्थान से ग्रह तक, मतलब क्षितिजात ग्रह पर्यंतम क्या होगा, ये उन्नतांश हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, उन्नतांश हो जाएगी। क्योंकि खमध्यगतम ग्रहगतम वृत्तम दृग्वृत्तम, मध्याह्न समय में याम्योत्तर वृत्त में सूर्य होने के कारण याम्योत्तर वृत्त ही दृग्वृत्त हो जाएगा। याम्योत्तर वृत्त यदि दृग्वृत्त हो गया, तभी समस्थान से ग्रह तक, सूर्य तक जितना चापीयमान होगा उसको आप क्या कहेंगे ना, उन्नतांश कहेंगे। उन्नतांश, आप उसको क्या कहेंगे, उन्नतांश कहेंगे। और उस उन्नतांश की जो ज्या होगी, ज्या मतलब ऐसे एक प्रांत से किया गया केंद्रगामिनी व्यासार्ध के ऊपर, दूसरे प्रांत से किया गया जो लंब होगा, लंब वह क्या होगा, ज्या होगा। तभी सु से लेके ये जो क्षितिज जहां लिखा हुआ है वहां तक ये क्या हो जाएगी, उन्नतांश का ज्या हो जाएगी। इसी उन्नतांश की ज्या को हमेशा हम लोग क्या कहते हैं ना, शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं, शंकु।
लेकिन ग्रह याम्योत्तर वृत्त में होने के कारण इस शंकु का नाम क्या हो जाएगा ना, महाशंकु, मध्य शंकु व महाशंकु हो जाएगी। याद रखना है, ये शंकु क्या हो जाएगी ना, महाशंकु हो जाएगी। समझ गए बात को? जब ये महाशंकु कोटि हो जाएगा तभी खमध्यात ग्रहावधि नतांश, नतांशस्य ज्या दृग्ज्या, नतांशस्य ज्या दृग्ज्या कैसे होगी ना, ये हो जाएगी नतांशस्य ज्या। ये क्योंकि ये ख एक चाप का प्रांत है और शु एक चाप का प्रांत है, ख सु चाप का ये क्या हो जाएगा, ज्या हो जाएगा। एक व्यासार्ध के ऊपर दूसरे प्रांत से लंब हो जाएगी तो ज्या हो गया। इस ज्या को आप क्या कहेंगे ना, द्रुक ज्या कहेंगे। ये जब द्रुग्ज्या हो जाएगी, यहाँ जो गर्भ लिखा हुआ है वहां से यहां तक भी ये भी क्या हो जाएगी, द्रुग्ज्या हो जाएगी। तो द्रुग्ज्या भुज हो जाएगा, द्रुग्ज्या भुज हो जाएगा। और महाशंकु क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी। और त्रिज्या क्या हो जाएगा, कर्ण होगा। समझ गए बात को? त्रिज्या कर्ण, महाशंकु कोटि और द्रुग्ज्या क्या हो जाएगा, भुज हो जाएगा। तो आप यहां अनुपात में हमेशा समकोणी त्रिभुज लेते हैं साजात्य में, तो उससे आगे की उपपत्ति आपको पूरा पूरा समझ में आने लगेगा। देखिए, महाशंकु कोटि ही त्रिज्या कर्ण इति अनयोः साजात्येन अनुपातः। यदि छायाकर्ण तुल्ये कर्णे छाया भुज, क्या कह रहे हैं, छायाकर्ण, क्योंकि हमारा सूत्र क्या था ना, आपको छाया से त्रिज्या को गुणा करके छायाकर्ण में भाग देना है। भाग देने से आपको नतांश ज्या प्राप्त होगा। कल हम लोग सूत्र पढ़े थे, इसलिए यहाँ त्रैराशिक अनुपात क्या है वो बताते हैं। क्या कहते हैं ना, छायाकर्ण तुल्ये कर्णे छाया भुज तदा त्रिज्या तुल्ये कर्णे कह का भवति ना, नतांश ज्या। समझ गए बात को? ये हो गया उपपत्ति। हाँ, यहाँ जो शंकु आप लिए वो 12 अंगुल लिए ना, 12 अंगुल का स्क्वायर प्लस छाया का स्क्वायर, छाया वर्ग होल रूट ओवर से आपको छायाकरण प्राप्त हुआ ना। तीनों का मतलब किसका एडिशन होगा, महाशंकु का सूत्र क्या है, आप जब महाशंकु निकालेंगे वो त्रिज्या वर्ग माइनस द्रुग्ज्या वर्ग, उसका वर्गमूल लेंगे तो महाशंकु मिलेगा। वो क्या कह रहे हैं, आपको जो चित्र पृष्ठीय में प्राप्त होगा वही गर्भीय में प्राप्त होगा। कब प्राप्त होगा ना, पृष्ठीय आप जो नतांश प्राप्त किए हैं उसमें लंबन संस्कार करेंगे तो गर्भीय प्राप्त होगा। दोनों बात एक ही है। यहाँ आप 12 अंगुल शंकु ले रहे हैं, उससे छाया के वर्ग प्लस करके वर्गमूल ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, छायाकरण प्राप्त हो रहा है। लेकिन यहाँ त्रिज्या, क्योंकि ये जो कर्ण आपको प्राप्त हुआ इसको आप त्रिज्या मानेंगे, त्रिज्या वर्ग में त्रिज्या वर्ग से द्रुग्ज्या वर्ग को घटाएंगे तो वहां जाके आपको क्या मिलेगी ना, महाशंकु मिलेगी। समझ रहे? और नीच हाँ, त्रिज्या वर्ग माइनस द्रुग्ज्या वर्ग तो दिख रहा है ना, तो उसमें इजिकल टू, हाँ हाँ हाँ, पावर 2 लगा हुआ है दोनों में। द्रु
पावर 2 लगा हुआ है, वर्ग लगा हुआ है। महाशंकु, ठीक है। त्रिज्या वर्ग से द्रुज्या वर्ग को घटा के वर्गमूल लेंगे तो महाशंकु प्राप्त होगा। और यहाँ अनुपात क्या है ना, छाया में त्रिज्या को गुणा करके छाया कर्ण से भाग देंगे तो नतांश ज्या। क्योंकि श्लोक में हम लोग पढ़े थे कल, मध्य छाया भुज तेन गुणिता त्रिभमौर्विका स्वकर्णाप्ता धनुर्लिप्ता नताहा, ये श्लोक पढ़े थे। उसी का उपपत्ति यहाँ कह रहे हैं। ये सूत्र कैसे निकला ना, वो दोनों में साजात्य होने के कारण, ये जो मान है वही मान यहाँ है, दोनों में साजात्य है। लेकिन इसको निकालने के लिए आपको नतांश ज्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, एक जगह छाया कर्ण होगा, दूसरी जगह त्रिज्या कर्ण हो जाएगी, दो त्रिभुज बन जाएंगे। एक क्या होगी, हाँ हाँ वही है, ये महाशंकु एक जगह प्राप्त होगा और द्रुज्या मतलब नतांश ज्या और त्रिज्या, ठीक है। और एक जगह 12 अंगुल शंकु, छाया भुज होगा और छाया कर्ण होगी। तो अनुपात वही कह रहे हैं। आप क्या कीजिए ना, जो भुज है, भुज मतलब क्या है ना, छाया है, छाया को आप त्रिज्या में गुणा कीजिए और छाया कर्ण से भाग दे दीजिए, छाया कर्ण से भाग दीजिए। क्योंकि छाया कर्ण में छाया जो मिलता है वो भुज मिलता है, और त्रिज्या कर्ण में द्रुज्या जो है वो क्या मिलेगा ना, भुज मिलेगा। द्रुज्या किसको हम लोग कहते हैं ना, नतांश ज्या। द्रुज्या जो है वह क्या है, नतांश ज्या। समझ गए बात को मैडम? हाँ यही बात। जब ज्या निकल जाता है उसको अंशात्मक बनाने के लिए वह चापानयन किया जाता है, इसीलिए यहाँ कहा जाता है एतत् चापम नतांशाः। कल भी और पुराने कक्षा में भी मैं बार बार कह रहा हूँ वही बात। उसके बाद भी यदि चापानयन का प्रैक्टिस आपको नहीं है, मेरा स्पष्टाधिकार का वीडियो भी आप लोग देख लीजिए, नहीं तो और किसी दिन एक उदाहरण बना लेंगे। थोड़ा नोटबुक में आप लोग उदाहरण बनाएंगे तो और क्लियर होगा। उसके बाद क्या उपपत्ति में कहते हैं, ख स्वस्तिकात सूर्यावधि याम्योतर वृत्तीय चापांशाः। यहाँ क्या होगा ना, ख स्वस्तिक से सूर्य तक याम्योतर वृत्तीय जो चापांश होगा वह क्या होगा, नतांश हो जाएगी। यही तो पढ़े हैं हम लोग अभी। क्योंकि ख स्वस्तिक से सूर्य तक याम्योतर वृत्तीय चापांश नतांश हो जाएगा, क्योंकि मध्याह्न काल में हम लोग बना रहे हैं। अथ छायया ग्रह विरुद्ध दिशि वर्तमानत्वात् पूर्वापर वृत्त पूर्वापर सूत्र छायाग्रम भुजः यदि सौम्ये भवेत् तदा ख स्वस्तिकात् सूर्यो अवश्यम दक्षिणे भवेत् एव। क्योंकि कल भी हम लोग समझे हैं, कब विपरीत गति रहने के कारण, उल्टा गति रहने के कारण सूर्य जिस दिशा में होगा उसका अपोजिट साइड में हमेशा छाया प्राप्त होगा। ये चित्र में भी हम लोग समझ रहे थे, सूर्य यदि यहाँ है पृष्ठ में छाया उसका विरुद्ध दिशा में प्राप्त होगा, शंकु का छाया। इसलिए उत्तरे चेत दक्षिणे, दक्षिणे चेत उत्तरे, उसको समझना है। दक्षिण ख स्वस्तिकात् सूर्यो अवश्यम उत्तर तो भवति भुज प्रतिकूल दिक्का नतांशा युक्त मुक्ताः एवं नतांश दिशम विज्ञाय नाड़ी वृत्तात् अर्कस्य याम्योतर स्थितवशात् क्रांति दिक् अपि ज्ञातव्या रवेर नतांश क्रांत्यांशाश्च दक्षिणाः स्युः तदा नतांशेभ्यो विशोधिताः क्रांत्यांशाः ख स्वस्तिकात् निरक्ष ख स्वस्तिकावधि अक्षांशा भवन्ति। तो ये जो आगे की उपपत्ति है उसको थोड़ा सा आप लोग प्रयास करके पढ़ के आइए,
नहीं तो कल की कक्षा में हम लोग इस विषय को उपपत्ति को चर्चा करें, क्योंकि उपपत्ति से भी यहाँ भी एक चित्र दिया गया है। उपपत्ति से कई अधिक ज्ञान हम लोगों को होता है। और कपिलेश्वर शास्त्री वाला जो टीका है उसमें बढ़िया उपपत्ति संस्कृत में लिखा है। एक सुधावर्षणी टीका, विज्ञान भाष्य टीका एवं ये तत्वामृत टीका कपिलेश्वर शास्त्री जी की। इन तीनों टीका का अध्ययन सूर्य सिद्धांत का करने से बड़ा प्रखर विद्वान बनते हैं लोग। चले थोड़ा सा आज ना 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 एक सुधावर्षणी टीका सुधाकर द्विवेदी जी का है, और एक विज्ञान भाष्य टीका, विज्ञान भाष्य टीका किसका अंशुल? हाँ, और ये जो है वो तत्वामृत टीका है। ठीक है, चलिए आज थोड़ा सा श्लोक शुरू कर लेता हूं, क्योंकि मुझे आते आते आज लेट हो गया कॉलेज से और भूख भी लग रही है। केवल श्लोक प्रारंभ करके आज छोड़ देता हूं। स्वाक्षार्कनत भागानाम, ये क्या विषय है ना? मध्यान्ह छाया ज्ञानात रवि साधनम। ये सबसे बड़ा अद्भुत चीज है। हम लोग क्या करते हैं, हाँ, जब पंचांग में ग्रह स्पष्ट बनाते हैं तब मध्यम ग्रह से स्पष्ट ग्रह निकालते हैं, उसमें मंदफल संस्कार करके सूर्य स्पष्ट निकाल देते हैं। सुसंस्कृत मध्यम ग्रह में मंदफल संस्कार किया जाता है तो स्पष्ट ग्रह हम लोगों को प्राप्त होता है। लेकिन यहां वो क्या कह रहे हैं, आप किसी भी दिन मध्यान्ह काल के छाया ले जाइए, शंकु का छाया, उसी से सूर्य स्पष्ट निकाल दीजिए। वो जो सूर्य प्राप्त होगा वो सायन सूर्य प्राप्त हो जाएगा। और आप जो पंचांग में लिखे हुए हैं सूर्य, वह निरण सूर्य है। उस निरण मध्यान्ह कालिक निरण सूर्य निकाल दीजिए। यहाँ छाया से आप सूर्य निकाल दीजिए, छाया सूर्य सायन सूर्य होगा। और उस निरण सूर्य में अयनांश जोड़ देंगे तभी वो भी सायन सूर्य में बदल जाएगा। पंचांग में लिखा हुआ जो सूर्य है, मध्यान्ह कालिक सूर्य निकाल लेने के बाद उसमें आप अयनांश जोड़ दीजिए, वो भी सायन सूर्य हो जाएगा। दोनों सायन सूर्य यदि इक्वल आ जाए, समान आ जाए, तभी आपका पंचांग सटीक है। आप जो सूर्य स्पष्ट पंचांग में लिखे हैं वो निश्चित रूप में सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। मतलब पंचांग में सूर्य का परीक्षण करने के लिए सूर्य स्पष्ट का ये सबसे बड़ा अमोघ बिंदु है। आप पंचांग परीक्षण विधि में छाया से रवि साधनम, सूर्य स्पष्ट साधनम, मध्यान्ह छाया ज्ञानात रवि साधनम, ये प्रसंग है। कल पढ़ेंगे, केवल श्लोक आवृत्ति करके छोड़ता हूं और आप लोग थोड़ा सा घर में देख लीजिए। स्वाक्षार्कनत भागानाम दिक्साम्ये अंतरमन्यथा दिग्भेदे अपक्रमः शेषस्तस्य ज्यात्रिज्यया हता परमापक्रमज्याप्ता चापम मेषादिको रविः कर्क्यादो प्रोज्झ्य चक्रार्धात् तुलादो वार्ध संयुतात् मृगादो प्रोज्झ्य भगणान् मध्याह्ने अर्कः स्फुटो भवेत्। फिर से और एक आवृत्ति करते हैं। स्वाक्षार्कनत भागानाम दिक्साम्ये अंतरमन्यथा दिग्भेदे अपक्रमः शेषस्तस्य ज्यात्रिज्यया हता परमापक्रमज्याप्ता चापम मेषा दिगो रविः कर्क्यादो प्रोज्झ्य चक्रार्धात् तुलादो वार्ध संयुतात् मृगादो प्रोज्झ्य भगणान् मध्याह्ने अर्कः स्फुटो भवेत्। ये मध्याह्न में अर्क स्फुट कैसे होते हैं उस प्रसंग का है। और पूर्व श्लोक का कुछ उपपत्ति में अभी आज छोड़ दिया हूं, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया है। तो आप लोग यदि कोई प्रश्न हो व जिज्ञासा हो करें, नहीं तो कल पढ़ेंगे। धन्यवाद है सबको। हाँ, आप प्रज्ञा जी पूछो। प्रज्ञा भारतम में किए थे ना?
ठीक है, ठीक है, बोल, पूछो क्या पूछना है प्रश्न। नहीं, ये मध्याह्न छाया से चंद्रमा साधन नहीं कर सकते हैं, वो तो पूर्णिमा में चंद्रमा की छाया से इसी विधि से ना ना, नहीं होगा। वह पूर्णिमा की छाया तो प्राप्त उतना नहीं होगी, लेकिन नतांश सूर्य, हाँ, एक बार कोशिश कर लेना चाहिए। हाँ, कोशिश कर लेना चाहिए, नतांश वगैरह तो मिल जाएगा, समझ रहे हैं। लेकिन नतांश निकाल देने के बाद वो ठीक मध्यरात्रि काल का आपको निकालना पड़ेगा। ये सब मध्याह्न काल का चाहिए, क्योंकि याम्योत्तर लंघन काल चाहिए। याम्योत्तर लंघन काल आप जब निकालेंगे तब मध्याह्न होगा, नहीं तो मध्यरात्रि होगी। पूर्णिमा के दिन मध्यरात्रि में जाके आप छाया से याम्योत्तर लंघन जब होगा, उससे आप चंद्र स्पष्ट तक निकालने की विधि एक बार कोशिश कर लेना चाहिए, क्योंकि चंद्र का गति बहुत तीव्र होता है, इसीलिए प्रत्येक क्षण में ही परिवर्तित होता रहता है। ठीक मध्यरात्रि में ही उसको निकालना है। निकालने से वो आपका मान, उसका मान अयनांश प्लस करने के बाद, क्योंकि जो भी ग्रह निकलेगा वह शायन ग्रह, छाया से प्राप्त ग्रह हमेशा छाया ग्रह, सायन ग्रह होगा, निरण ग्रह नहीं होगा। उसी प्रकार आप मध्यरात्रि का चंद्रमा निकालेंगे, उसमें पंचांग से देख के जो पंचांग के विधि से आप चंद्र स्पष्ट करेंगे भयात भोग के द्वारा, उसमें अयनांश से जोड़ के आपको तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। एक बार कोशिश कर सकते हैं, मिलता है या नहीं मिलता है वह। यहाँ सबसे त्रिप्रश्नाधिकार में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो शंकु यंत्र है। और शंकु यंत्र में बनाने के लिए कुछ जरूरत नहीं है, केवल एक गोलाकार वृत्ताकार एक धरातल, और उस धरातल के ठीक बीचों बीच मध्य भाग में एक छोटा सा शंकु। उस शंकु के छाया से ही ज्ञान हो जाता है पूरा। सभी नतांश उन्नतांश लंबांश पलवा सभी गणित उसी से ही है, इसलिए आप कर सकते हैं। नहीं। चलो, धन्यवाद।